सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं जो आपके 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुए हैं और आपके 15 जनवरी 2021 तक ये प्रशिक्षण चलेंगे। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण करने हैं। प्रत्येक 15 दिन पर आपको 3 प्रशिक्षण करने हैं। सभी 18 प्रशिक्षण जब आपके पूर्ण हो जाएंगे तब आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। 60% मार्क्स से ज़्यादा जो शिक्षक लेके आएंगे उनको ही इन 18 प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो साथियों, 15 दिन बाद जब हमारे ये प्रशिक्षण खत्म हो जाएंगे और दूसरे 3 प्रशिक्षण आएंगे तो पहले वाले प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप से हटा लिया जाएगा। और जब ये दीक्षा ऐप से हट जाएंगे और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं पता होगा कि हमने प्रशिक्षण में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। इसलिए जरूरी है कि इन सभी प्रशिक्षण का एक रिकॉर्ड रखा जाए। तो उसके लिए मैंने शुरू किया है कि मैं 19 वीडियो बनाऊंगा 18 प्रशिक्षण की, और एक मैंने प्रस्तावना की वीडियो बनाई है जिसमें मैं प्रत्येक प्रशिक्षण के बारे में आपको संक्षिप्त डिटेल्स दूंगा जिससे कि आप उसका रिकॉर्ड रख सकें या एक डायरी बना सकें। यानी हमें निष्ठा प्रशिक्षण के लिए एक डायरी बनानी है। आज की इस वीडियो का ये आपका सेकंड पार्ट है। ये हम इस सेकंड पार्ट में हम मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा की मुख्य बातों को लेंगे जो हमें नोट करनी है अपनी डायरी में। साथियों, मुझे ये मुख्य बातें मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक मेंबर्स ने भेजी हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर मुख्य बातें लिखकर मुझे भेजी ताकि मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फायदा हो सके। अगर आपने मॉड्यूल 2 और 3 के इस तरह से कुछ नोट्स बनाए हैं तो मुझे भेजिए ताकि मैं उनको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब काफ़ी भी खो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक बार वीडियो अपलोड हो जाती है तो वो परमानेंट यूट्यूब पर रहती है, तो आप कभी भी इनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि इसको कभी भी आप देखकर रिवाइज कर सको, इसकी मदद से नोट्स बना सको। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, क्या क्या नोट्स हमें करना है। सबसे पहले मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा, यानी हम मॉड्यूल में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल का विवरण, उसके बाद परिचय, फिर पाठ्यचर्या, फिर समावेशी कक्षा, फिर सारांश, उसके बाद पोर्टफोलियो गतिविधि, नंबर 6 पे अतिरिक्त संसाधन, नंबर 7 पे प्रश्नोत्तरी, नंबर 8 पे हमारा मॉड्यूल पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना है ये देख लीजिए। हमारा मॉड्यूल 1 है, ये आपका 16/10/2020 को शुरू हुआ, यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित को करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले उद्देश्य, मॉड्यूल के उद्देश्य देखेंगे। शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास और अभीष्ट, निष्पादित और मूल्यांकित पाठ्यचर्या के अंतर संबंधों और प्रकारों का वर्णन करने में। दूसरा उद्देश्य होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिदृश्य और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में इसके अंतरण की व्याख्या करने में। तीसरा उद्देश्य होगा हमारा समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की एक समृद्ध समझ विकसित करने में। चौथा उद्देश्य होगा हमारा नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अपने विद्यमान कौशल को सुदृढ़ करने में। और लास्ट उद्देश्य हमारा होगा कोविड-19 जैसी असाधारण परिस्थितियों में पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा में संबंधित चिंताओं और मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने में। ये इसके उद्देश्य होंगे। उसके बाद सामग्री की रूपरेखा, यानी क्या क्या सामग्री इस ट्रेनिंग में दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। दूसरे नंबर पे है समावेशी कक्षा, कानूनी और नीतिपरक ढांचा। तीसरे नंबर पे है कक्षाओं में विविधता को स्वीकार करना। नंबर 4 पे है कक्षाओं में विविधता के संबंध में चर्चा करना। नंबर 5 पे है समावेशी कक्षा बनाने के लिए सुझाव।
और नंबर 6 पे है समावेशी शिक्षण अधिगम के लिए मूल्यांकन। उसके बाद पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा पर प्रतिलेख। पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। नमस्कार, आज मैं आपको अपनी ट्रेनिंग पैकेज में फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा और इस मॉड्यूल का शीर्षक है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। पाठ्यक्रम ये सब आपने बचपन में भी सुना होगा और एक अध्यापक होने के रोल में भी आपने कई बार अपने आप में यह कहा होगा, पाठ्यक्रम इस तरह का होता तो मैं ऐसे पढ़ाता, पाठ्यक्रम लंबा न होता तो मैं शायद बच्चों पर और ध्यान दे पाता, आदि आदि। ये पाठ्यक्रम जो आप फॉलो करते हैं ये कहाँ से आता है? ये सवाल कई बार हमने टीचर्स के मन में जब टटोला तो हमें ये सवाल मिला। हर देश की एक शिक्षा नीति होती है, हमारे देश की भी एक शिक्षा नीति है और आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लिए बहुत है, ये भी फैक्ट है और ये आप और मुझसे समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद गतिविधि 1 है। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होगी तो आपको ये अजीब नहीं लग रहा होगा, आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही हमें इसके नोट्स बनाने हैं, पहले ट्रेनिंग हम करेंगे। गतिविधि 1 है, निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके पदक्रम के अनुसार लगाएं। गतिविधि में शब्दावली उनके क्रम में लगाने के लिए कहा गया है। उपयोग होने वाले शब्द व्यवस्थित रूप में है, पदानुक्रम उन्हें व्यवस्थित कीजिए। ये आपको दी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या इस तरह से आपको लगाने हैं क्रम में। तो क्रम में आप इनको किस तरह से लगाएंगे ये आपको दी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शिक्षण सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल और पाठ्य पुस्तकें जो आपको लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं और आपको इन्हें राइट साइड में लगाना है। तो किस तरह से लगाना है? सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके बाद पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यक्रम, फिर पाठ्य पुस्तकें और फिर शिक्षक सहायक सामग्री और उसके बाद सीखने के प्रतिफल। पाठ्यचर्या प्रतिलेख, उसके बाद पाठ्यचर्या का प्रतिलेख है गतिविधि 2। पाठ्यचर्या शब्दावली का आविष्टन, इमेज हॉटस्पॉट के द्वारा पाठ्यचर्या शब्द आविष्टन श्रेणीबद्ध संबंध करना है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये आपको लिखा हुआ मिला है, उसमें इनमें प्लस के निशान लगे हुए हैं। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। उसके बाद गतिविधि 3 है चिंतन करना। नीतियां बदलती रहती हैं और जैसे हम NEP 1986 से NEP 2020 की ओर बढ़ते हैं यह बदलाव स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए NEP 1986 में स्कूल की संरचना 10+2 दी गई थी 1986 में, जबकि NEP 2020 में प्रस्तावित संरचना 5+3+3+4 है। आपने कोर्स में पंजीकृत कम से कम 2-3 साथी शिक्षकों के साथ अपनी समझ के अनुसार नई विद्यालय संरचना पर परिचर्चा करें। उसके बाद गतिविधि 4 इसमें दी हुई है चिंतन करना। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में अपने आपके शिक्षण में क्या मुख्य बदलाव किए, इसके अनुभव साझा कीजिए। इसके अनुभव आपको साझा करने हैं। तो गतिविधि इसमें 2 तरह की दी हुई है, एक आपकी ऑनलाइन गतिविधि है, एक ऑफलाइन गतिविधि है। तो ऑफलाइन गतिविधि में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गतिविधि में आपको, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या टाइप करना है, https://निष्ठा, उसके बाद बीच में वो डंडा सा क्या कहते हैं उसे, फिर activities.blogspot और उसके बाद स्लैश लगाकर 2020, इसे आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपकी निष्ठा की एक्टिविटीज आ जाएंगी, वहां पर आप इसका चिंतन करेंगे, गतिविधि 4 का देंगे। उसके बाद आता है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का प्रतिलेख आपको मिलेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। नमस्कार, आज मैं आपके साथ बातचीत करूंगा उन बच्चों के बारे में जिन पर हमारा ध्यान इस तरह जाता है कि वो अगर क्लास में बाकी बच्चों के साथ पढ़ें तो मैं एक अच्छा अध्यापक कहलाऊं। जी हाँ, मैं उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो स्कूल में जाते हैं लेकिन पढ़ने की रुचि नहीं रखते, या वो बच्चे जो स्कूल में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि स्कूल से कब निकल गया उनका, उन्हें पता ही नहीं चलता।
ये बच्चे जो पढ़ते ठीक से नहीं है या चले जाते हैं या आना भी नहीं चाहते स्कूल में, ऐसा क्यों? यह मॉड्यूल ने हमें इस बात पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि बहुत सालों से आप और मैं, बहुत से सारे हमारे जैसे लोग हिंदुस्तान में स्कूल की शिक्षा की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट में बहुत सारा परिश्रम कर रहे थे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को मैंने शुरू में बात की वो बच्चे हमारे सामने हैं। तो क्या कल से इन बच्चों से बाकी बच्चों के साथ पढ़ाएं, और क्यों पढ़ाएं साथ, यानी उन बच्चों को आपको साथ पढ़ाना है। उसके बाद समावेशी शिक्षा, कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। स्लाइड 1। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, यह भी आपको नोट करना है। उसके बाद गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। RTI अधिनियम संशोधन 2012 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। उसके बाद स्लाइड 2 में समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। RPWD अधिनियम 2016 या दिव्यांग अधिकार कानून 2016। 6 से 18 वर्ष के बीच की आयु के हर बेंचमार्क न्यूनतम मानदंड अक्षमता निर्दिष्ट 40% विकलांगता से कम नहीं वाले बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय या अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। RPWD अधिनियम 2016। NCF 2005 पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहता है, इसके लिए हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये आपके उसके बाद स्लाइड 3 आ जाती है। स्लाइड 3 में विद्यालय की व्यवस्था, समावेशी शिक्षा, बच्चों को समायोजित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव। बच्चे अलग या अनोखे हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। विभिन्न क्षमताएं, जातीय समूह, आकार, आयु, पृष्ठभूमि, जेंडर, ये आपकी स्लाइड नंबर 3 में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा में विविधता को स्वीकार करना। अध्यादेशों और सक्षम नीतियों ने कक्षाओं में विविधता की वृद्धि की है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विविध संस्कृति के बच्चे आदि एक ही कक्षा में सीख रहे हैं। विविधता से परिपूर्ण समावेशी कक्षा सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका शोध अध्ययनों से पता चलता है कि विभाजित शिक्षा की तुलना में समावेशी सबसे किफायती और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से प्रभावी है। एक साथ सीखने से सभी बच्चों को लाभ होता है। स्कूली वर्षों में प्रारंभ की गई समावेशी प्रथाएं समावेशी समाजों को जन्म देती है। इसलिए कक्षा में विविधता का शिक्षकों, साथियों और अन्य हितधारकों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। उसके बाद द एनिमल स्कूल, जानवरों का विद्यालय, कक्षा प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक कल्पित कहानी। इसका वीडियो तो आपको नहीं दिखाया, उसमें वीडियो दिखाया है। इसका प्रतिलेख में क्या है? नमस्कार, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी का नाम है द एनिमल स्कूल। आप सोचेंगे क्या शीर्षक है? गतिविधि 5, द एनिमल स्कूल, जानवरों की कल्पित कथा पर चिंतन। उसके बारे में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए वो उसमें थी। उसके बाद चिंतन है, गतिविधि पृष्ठ पर आपको पहुंचना है। गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का विकल्प का चयन करें। विकल्प 1 आपको दिया हुआ है, किसी भी ब्राउजर में URL टाइप करें https://n9.cl/ncrt/1m5h। तो ये आपका नहीं चलता, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको
क्या करना है, इसकी जगह आपको लिखना है HTTPS, उसके बाद :/ निष्ठा NISHTHA, उसके बाद बीच में एक डैश, एक्टिविटीज, उसके बाद डैश ब्लॉग स्पॉट, और उसके बाद /2005, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उसे आपको देख सकते हैं। स्वयं को शिक्षार्थियों के रूप में देखना, प्रदर्शन, प्रतिलेख। नमस्कार, आज इस वीडियो क्लिप में हम पढ़ने की और सिखाने की क्रिया पर ध्यान देंगे। कहा जाता है कि बच्चे क्लास में सीख नहीं रहे ठीक से, तो ये है आपका। उसके बाद गतिविधि 6 दी हुई है, अधिगम शैली पर विचार। आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है बहुत, क्योंकि उससे आपको याद हो जाएगा कि ऐसा था। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना, निम्न वाक्यों को व्यक्तिगत रूप में पूरा करें। मैं धीरे धीरे सीखती हूँ या सीखता हूँ जब, मैं जल्दी सीखता हूँ सीखती हूँ जब, ये आपको दिया हुआ है। मुझे सीखना आसान लगता है जब, पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना जब, समूह में सीखना खालिस्तान, मैं उससे भली भांति सीखता सीखती हूँ, मैं सीखने में आनंद लेता हूँ लेती हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों को किन्हीं 5 शिक्षकों को अपनी अधिगम शैली के आधार पर पूरा करने में कर तोल लें। इसके बाद इसको पूरा करना है आपको। उसके बाद कक्षा में विविधता को संबोधित करना, संवेदनशील बने और विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझें और उनकी सराहना करें। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्यार्थियों को एक दूसरे की शक्तियों और कमजोरियों से अवगत कराएं और दिव्यांग बच्चों के बारे में भी समझाएं। फिर है चलने में सहायक यंत्र, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, सुनने में प्रकाशीय और अप्रकाशीय यंत्र, शैक्षिक एड्रेस, टेलर फ्रेम, आवेष्टन आदि सहूलियत तक प्रोत्साहित प्रदान करें। समावेशी कक्षा निर्माण के लिए सुझाव, और उसके बाद सुझाव दिए हुए हैं। पहले दृष्टिबाधित बच्चों के लिए का समावेश किस तरह से करेंगे। कक्षा में अग्रिम पंक्ति में या शिक्षक के करीब एक सीट आरक्षित करें। कक्षा में रास्ते तथा उपलब्ध जगह खाली रखें। ये दृष्टिबाधित के लिए है। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ विशेष बातें करते रहें, समय उनके नाम से उन्हें संबोधित करते रहें, स्वयं से बातें करते रहें, उन्हें इस तरह से संबोधित करते रहें। छात्रों को बड़े प्रिंट, ब्रेल संस्करण, स्पर्श आलेख, ऑडियो बुक और अन्य शैक्षणिक सहायता प्रदान करें। वैकल्पिक कार्य पर विचार करें और लचीली सीमा रखें। उसके बाद आता है श्रवण बाधित बच्चों का समावेश, हैंडीकैप्ड जो होते हैं आपके श्रवण बाधित, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का समावेश। कक्षा में सुलभ बनाए, कक्षा को सुलभ बनाए, कक्षा में बैठने के लिए सुलभ यानी उपयुक्त लेवल व मेन उपलब्ध कराएं और बैठने से आरामदायक व्यवस्था करें। उसके बाद संज्ञानात्मक और बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों का समावेश, छोटी इकाइयों में सबक सिखाना और सरल से जटिल कार्यों तक ले जाना, आवश्यकता अनुसार बच्चों को अधिक समय देना और अभ्यास कराना, ठोस अवधारणाएं प्रदान करना, बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना, दृश्य, कैनेस्थेटिक, स्पर्शीय और श्रवण, परिचित भाषा और शब्दावली का प्रयोग करना। उसके बाद पाठ्यक्रम अनुकूलन के कुछ उदाहरण, भाषा, लंबे पाठ, कहानियों को सार्थक शुरुआत और अंत के साथ छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। कविताएं हाव भाव द्वारा तथा दोहराकर सिखाई जा सकती हैं। दृष्टि शब्द कोश का उपयोग करके नए शब्द सिखाए जा सकते हैं। इसी तरह गणित में क्या कराया जा सकता है, स्थानीय मान के लिए पैमाने के प्रयोग करें, जिससे इकाई स्थान के लिए 1 और 9, 1 से 9 तक ब्लॉक है उसमें, और 10 के स्थान पर 1 और रंग है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सभी आकृतियों को एक साथ देने के बजाय एक जगह में एक आकृति दें। वस्तुओं को फ्लैश कार्ड के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। उसके बाद पर्यावरण विज्ञान, चित्र, फ्लैश कार्ड का उपयोग उन वस्तुओं को पेश करने के लिए किया जा सकता है जो उपलब्ध नहीं है, जैसे कि गैर क्षेत्रीय पौधे। समावेशी पर्यावरण के लिए मूल्यांकन, नेक्स्ट आप लिखेंगे समावेशी पर्यावरण के लिए मूल्यांकन का केंद्र अधिगम और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने पर प्रगति को निर्धारित करने के लिए होना चाहिए। केवल मौखिक या लिखित प्रत्युत्तर के बजाय प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, चित्रों और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करें। उसके बाद सारांश दिया हुआ है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इस सारांश को आप जरूर नोट करें।
सारांश में क्या क्या दिया हुआ है? एक तरफ तो आपको वही दिया हुआ है जो शुरू में था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री और सीखने के प्रतिफल। बीच में नजदीक के स्कूलों में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा RT 2009 अधिनियम। उसके नीचे पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, और नीचे दिख रखा है समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन। उसके नीचे है शारीरिक दिव्यांगता और गैर शारीरिक दिव्यांगता वाले छात्र एक साथ सीखते हैं। प्रणाली दिव्यांग बच्चों को संख्याओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित है, RT अधिनियम 2016। और दूसरी तरफ दिया हुआ है अनुसंधान, और ये थोड़ा साफ नहीं चमक रहा, अनुसंधान, ये आप उसे देख के कर लीजिए, उसमें आपको अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, उसमें देख के कर लीजिए। शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास की भूमिका, समावेशी कक्षा, पाठ्यक्रम बोलने देने के लिए उपयुक्त नीतियों का पालन करता है, सीखने का सार्वभौमिक UDL लागू करना, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद पोर्टफोलियो दिया हुआ है। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए विद्यार्थी केंद्रित समावेशी अधिगम अनुभव बनाएं तथा समावेशी कक्षा में अधिगम और मूल्यांकन से जुड़ी चिंताओं को उजागर करें। उसके बाद NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हुए हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रहने की विधियों से परे है, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें, परीक्षाओं को और अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, देश की लोकतांत्रिक नीतियों के अंदर सरोकारों को ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। उसके बाद अतिरिक्त संसाधन दिए हुए हैं। अतिरिक्त संसाधन में आपको ये बता रखा है HTV, ये लिंक दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आती है प्रश्नोत्तरी, सबसे लास्ट का पार्ट है आपका प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी में आपके ये प्रश्न दिए हुए हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम कब किया गया, कब लागू किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया, कब जारी हुआ? तो इसमें वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। इसका आंसर आप लिख लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न और था आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें सभी सही हैं। क्या क्या वाक्य दिए हुए थे? NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। सभी, तो सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो इसका आंसर 1968 और 1986 होगा। इसको भी आप लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। इसमें एक चीज छूट गई है, UDL के 3 सिद्धांत, उनको भी आप लिख लीजिए, वो शायद इसमें छूट गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है? यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह कथन आपका मान्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। इसका आंसर होगा, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद 7वां है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। उसके बाद 8वां है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर होगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। नेक्स्ट है आपका, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा के शिक्षा की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा, एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो इस तरह से एक आपका और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, NEF 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। काफी सुंदर इन्होंने नोट्स बनाए हैं, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। ये आपका दूसरा पार्ट हुआ। तीसरे पार्ट को लेकर मैं जल्दी ही आता हूं। अगर मुझे कोई मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से इस तरह के नोट्स भेजता है तो मैं जल्दी ही उनको अपलोड करता हूं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है।